एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट टोटली हमारे 6 हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखो फर्स्ट में इसने कहा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी अनचेंज्ड रहेगी, मतलब सेम रहेगी। कब? जब हम डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब इसको देखो, इसको पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताऊं, आप लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अगर मैं निकालती तो उसके अंदर हम क्या करते थे, रो और कॉलम को इंटरचेंज ही तो करते थे, रो और कॉलम्स इंटरचेंज ही होते थे। रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने निकाला है तो उसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी में भी तो डिटर्मिनेंट के अंदर ये क्या कर रहा है कि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैं फाइंड आउट करूँ, बोथ आर सेम। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसने यही कहा कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों सेम रहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब ट्रांसपोज को ध्यान रखना, ट्रांसपोज मीन्स उसमें भी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो रो और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, और इस प्रॉपर्टी में भी उसने रो और कॉलम को ही इंटरचेंज किया है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, डेल इज़ 1 0 -1 2 1 -1 3 0 1। यह डिटर्मिनेंट है हमारे पास। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड देखो, इसमें अगर मैं देखूँ तो सेकंड कॉलम में मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो हम सेकंड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब जब सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें इसके साइन भी पता होनी चाहिए। साइन को हम ऐसे पढ़ते थे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकंड कॉलम में साइन अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस है। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू हम क्या करते थे, जिस भी रो और कॉलम में एलिमेंट उसको हाइड करके बाकी का डिटर्मिनेंट लिख देते। बट जब ज़ीरो को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा, इसलिए हम ज़ीरो को एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1, और इसके लिए साइन हमारा कितना है, +1 इंटू। अब फिर से हमें क्या करना है, 1 इस कॉलम में है और सेकेंड रो में जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट 1 -1 3 और 1, इसका डिटर्मिनेंट 1 -1 3 1, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट साइन है माइनस, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, और फिर से ज़ीरो को जब मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा वो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो आगे मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की 1 के साथ माइनस साइन पुट करते हैं और 3 की -1 के साथ 3 इंटू -1 सोल्व करेंगे। 1 + 3 इज़ इक्वल्स टू 4। ये तो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया ये। अब प्रॉपर्टी क्या कहती थी, रो और कॉलम इंटरचेंज करने। तो रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद मैंने इस डिटर्मिनेंट को नाम दे दिया del 1 इज़ इक्वल्स टू, रो और कॉलम इंटरचेंज करना मतलब मैं इस रो को कॉलम बना देती हूँ। तो 1 0 1, ये 2 है हमारा, सेकेंड रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 1 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। देखो यहाँ तो किया है R2 के अलोंग एक्सपेंड, और जब यहाँ कर रहे थे तो सेकंड कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ थी, तो यहाँ हमने किया था C2 के अलोंग एक्सपेंड। क्लियर? अब R2 के अलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो R2 के साइन
माइनस से शुरू हो जाएंगे। माइनस एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। और फिर से ज़ीरो को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगी कि ज़ीरो को हाइड किया, 2 3 -1 और 1 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट साइन हमारे पास है प्लस, एलिमेंट हमारे पास है 1 इंटू, अब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसके लिए ये इस रो में है और इस कॉलम में, इसको ऐड करके 1 3 1 1 ये आ जाएगा हमारा 1 3 1 1, ये डिटर्मिनेंट हम लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद जब हम करेंगे हमारा आ जाएगा साइन क्या है? -0 इंटू, 0 इंटू सम डिटर्मिनेंट करेंगे वो फिर से कितना आ जाएगा? 0 ही रहेगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 1 की 1 के साथ, -3 की 1 के साथ, 3 -1 -3 इस -2। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा माइनस साइन था, देखो यहाँ माइनस है ना, तो 1 0, ये मुझे -1 लिखना चाहिए था, और अगर मैंने ये -1 लिखा है तो हमारे इस डिटर्मिनेंट में कोई गड़बड़ हुई है। अब देखो फिर से कर लेते हैं। 1 0 -1 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, 2 1 -1 सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, 3 0 1 थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। और ऐसी अगर मैं कॉलम देखूंगी तो ये रो में चेंज हो चुका होगा। 1 2 3 कॉलम है, यहाँ ये रो में चला गया। 0 1 0 कॉलम है, ये रो में चली गई। -1 -1 1 ये हमारा कॉलम है, तो -1 -1 रो में चला गया। अब इसको अगेन R2 के लॉन्ग फिर से करते हैं। देखो यहाँ करेंगे 0, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट +1, अब इसके लिए देखो फिर से देखते हैं, ये और ये रो हाइड होगी, तो 1 3 -1 और 1 आएगा। यहाँ पर -1 हमारा था। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट और लिख लेते हैं। साइन हमारा माइनस और एलिमेंट हमारा है 0, और 0 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर से 0, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सपेंड किया, 1 -1 की 3 के साथ की -3, 1 + 3 इज़ इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि जब रो और कॉलम इंटरचेंज किए थे तब भी डिटर्मिनेंट 4, और सिंपल जब डिटर्मिनेंट था तब भी 4। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा यही है कि जब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी में कहा है इसने, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कह रहा था कि रो और कॉलम्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम कर रहे थे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी से पहले फर्स्ट में तो हमने बिल्कुल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदला था, पर सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 2 रो, या तो 2 रो चेंज होंगी या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कहना चाहता है कि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1, मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इसके अंदर ये कह रहा है, खैर इस पे तो बहुत छोटा पड़ेगा, हम 3/3 का ही कंसिडर करेंगे। 3 0 0 1 0, ये हमने कोई भी डिटर्मिनेंट लिया। तो ये कहता है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं कोई भी 2 रो, इन तीनों में से कोई भी R1 R2 और R3, कोई भी 2 रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूँ, मतलब कि R1 को R2 से चेंज करने का मतलब है R1 की जगह पे तो हम R2 को लिख देंगे और R2 की जगह पे R1 को, या फिर R1 को R3 से, कोई भी 2 रोज, या फिर R2 को R3 से, या तो ये इंटरचेंज हो, इनमें से कोई भी एक इंटरचेंज ऑपरेशन हो, या फिर ये कहता है कि कॉलम्स C1 को C2 से इंटरचेंज कर दें, C2 को C3 से इंटरचेंज कर दें, या फिर C1 को C3 से इंटरचेंज कर दें। इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन अगर हम लगा दें तो जो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ये इंटरचेंज ऑपरेशन लगाने के बाद नेगेटिव साइन आएगा। देखो अब अगर मैं इसमें
पहले हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैंने फाइंड आउट किया तो यहाँ हम देखते हैं कि थर्ड रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं और थर्ड रो के लिए साइन लिख लेते हैं। ये थे हमारे थर्ड रो में साइन प्लस माइनस प्लस है, तो इसको मैं R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, del 1 को R3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 3 इंटू क्या करेंगे, 3 इस रो में है और इस कॉलम में 3 0 1 1, इसकी डिटर्मिनेंट को लिख देंगे 3 0 1 1। नेक्स्ट साइन है माइनस का, एलिमेंट हमारा है 0, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो ये ऐसे ही। नेक्स्ट साइन हमारे पास है प्लस, एलिमेंट क्या है 0, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया फिर से 0, तो ऐसे का ऐसे। अब इसको लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 तो बाहर था, 3 की 1 के साथ माइनस 1 की 0 के साथ, तो ये 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये तो मैंने सिंपल डेट निकाला है। अब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है कि इनमें से अगर मैं कोई भी ऑपरेशन लगा दूँ ना तो इस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होके आ जाएगा। मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 आई ना, तो ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट -9 आ जाएगा। देखो अगर अब मैं पहले ऑपरेशन लगा देती हूँ, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो डेल डिटर्मिनेंट जो बनेगा del 2 कितना आ जाएगा, R1 और R2 इंटरचेंज किया ना, तो R2 को R1 की जगह पे पुट करेंगे 1 3 0 और थर्ड रो एज इट इज़। कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पर इसको फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड मैं इसको R1 के अलोंग कर रही हूँ, किसी के अलोंग भी कर सकते हो वैसे आप, R1 के लिए कर लेते हैं। R1 के लिए करेंगे तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखें, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे 3 0 0 0 3 0 0 0। नेक्स्ट आ जाएगा -1 इंटू, इसके लिए ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगी 1 0 3 0 1 0 3 0। नेक्स्ट हमारे पास है +1, इसके लिए हम किसको हाइड करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, तो 1 3 3 0 1 3 3 0। सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ करेंगे 3 की 0 के साथ की 0 माइनस 0 की 0 के साथ करेंगे 0। नेक्स्ट -1 की 0 के साथ की 0, 3 की 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 1 की 0 के साथ की 0 -3 की 3 के साथ करेंगे 9। ये टर्म भी 0, ये भी 0, 1 इंटू -9 इज़ -9, तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया -9। तो बस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में यही था कि अगर ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर मैं कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका साइन चेंज मिलेगा। मतलब पहले डिटर्मिनेंट अगर 9 है और इस डिटर्मिनेंट में मैंने दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो -9 आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी। देखो क्या कहती है, इफ़ एनी 2 rows or columns of a determinant are identical, then value of the determinant is 0। तो सेकंड में इसने कहा है कि हमारे पास जब भी किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे के जैसी हैं, सेम है, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, ये कहता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, मतलब या तो कोई दो रो होंगी या फिर कोई भी दो कॉलम्स होंगे। कैसे बोले इसने, आइडेंटिकल बोले। आइडेंटिकल मतलब कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट लिखती हूँ 1 2 1 3 0 1 एंड 1 2 1। अब इसके अंदर इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं देखूँ तो देखो फर्स्ट और थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 1 सेम है, 2 2 सेकेंड एलिमेंट भी सेम है और थर्ड एलिमेंट भी सेम है। तो ये कहता है कि इन रो के अगर कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस पोजीशन पे है उसी पे ही है। मतलब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो ये थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में सेकंड है तो ये भी थर्ड रो में सेकंड होना चाहिए। ये फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है तो ये भी इस रो का थर्ड एलिमेंट होना चाहिए।
अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स कि एक दूसरे के सेम हैं, तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, 0। इसको करके देख लेते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टी से कहा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि इसकी कोई भी दो रो आइडेंटिकल है। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको R1 के अलोंग। यहाँ मैंने लिखा है इसको प्रॉपर्टी से, और यहाँ हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ। अब R1 के अलोंग करेंगे तो साइन प्लस माइनस प्लस के साथ चलेंगे। 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे, इसको और इसको हाइड करेंगे, 0 1 2 1, 0 1 2 1। उसके बाद नेक्स्ट साइन था माइनस का, एलिमेंट हमारे पास है 2 इंटू, अब क्या लिखेंगे, इसको और इसको हाइड करेंगे, 3 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट को लिख देंगे 3 1 1 1। नेक्स्ट साइन प्लस है, 1 एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा, इनको हाइड कर लेंगे, 3 0 1 2, 3 0 1 2, ये करेंगे। अब करते हैं इसको सोल्व। 1 इंटू इसकी करेंगे 0, 2 की 1 के साथ 2, माइनस 2, 3 की 1 के साथ की 3, माइनस 1। नेक्स्ट प्लस साइन, 3 की 2 के साथ करेंगे 6, माइनस 1 की 0 के साथ 0। अब यहाँ करते हैं माइनस 2 की 1 के साथ माइनस 2, 3 माइनस 1 करूँगी मैं 2 आ जाएगा, और 2 की माइनस 2 के साथ 4 और 6, यस इट इज़। अब देखो माइनस 2 माइनस 4 इज़ माइनस 6 प्लस 6, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। और ये हमने प्रॉपर्टी में ही कहा था। तो जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे, अगर हमारी कोई भी दो रोज़ सेम आ जाए, मतलब एलिमेंट्स उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट 0 रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4th। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी 4th। अब देखो 4th प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ़ ईच रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant number k, then its value gets multiplied by k। अब देखो ये क्या कहता है, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट है हमारे पास डेल, एक एग्जांपल के साथ ही लिखते हैं इसको, 1 2 माइनस 1 0 3 1 0 माइनस 1 0, ये ले लिया मैंने। ये कहता है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एक तो ये है, और एक जब इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया del 1 से। मान लो मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ k से, तो ये k, ये 2k, और ये हमारा बन जाएगा माइनस के, बाकी रो एज इट इज़ 0 माइनस 1 0। तो ये कहता है कि जब हमने अपने डिटर्मिनेंट की किसी रो को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई किया है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, मतलब del 1 जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो वो हमारा इक्वल आएगा k टाइम्स, मतलब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट ऑफ मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट पहले था। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा del 1 कितना आना चाहिए, k del के ही इक्वल, यही लिखना है, हम k से ही रख लेते हैं इसको। अब इसको करने के लिए पहले मुझे del निकालना पड़ेगा और फिर del 1 निकाल देंगे। del निकालने के लिए इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देती हूँ, अलोंग C1। del को हमने C1 के अलोंग एक्सपेंड किया, जब C1 के अलोंग करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ये साइंस रहेंगे, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखा जाएगा, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 3 3 1 माइनस 1 0, 3 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट माइनस साइन आएगा, 0 है, 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी वो हमारा फिर से क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट साइन प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, तो 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0, मतलब यही रह जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 की 0 के साथ की 0, माइनस साइन, माइनस 1 की 1 के साथ करेंगे माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आ गया 1। अब del 1 निकालते हैं। इसने कहा था ना कि इस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने इसको k से कर दिया।
अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें। डेल 1 में भी हम C1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेते हैं। C1 के अलोंग क्या, तो क्या हो जाएगा K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखा जाएगा ये, और ये रो छुप जाएगी 3 1 -1 0 का डिटर्मिनेंट, 3 1 -1 0 का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट साइन माइनस का, एलिमेंट 0 है और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0, प्लस साइन, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 है और 0 को फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर से क्या आ जाएगा 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। K एज इट इज़ इंटू 3 की 0 के साथ की 0 माइनस -1 की 1 के साथ करेंगे -1 और ये माइनस माइनस +1 दैट मीन्स K इंटू 1 ये आ गया। अब देखो 1 किसकी वैल्यू थी, हमारी डेल की वैल्यू थी क्योंकि हमने ये पार्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ K इंटू डेल, और ये एक्सपेंड जो किया था ये हमने डेल 1 को किया था, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। बस एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि जब किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स होगी इस डिटर्मिनेंट की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो एक बार, इफ़ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट are expressed as sum of two or more elements, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants। अब इसके अंदर ये कहता है हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लाइक मैं ऐसे लिख दूँ। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, ये कहता है कि सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के अगर सारे या कुछ एलिमेंट्स को हम लिख पाएँ सम ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स की फॉर्म में, मतलब कि मान लो मैंने ये पहला कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेनी है तो इस कॉलम के एलिमेंट्स को मैंने ऐसे लिख दिया y प्लस z प्लस x, ठीक है। और उसके बाद बाकी कॉलम्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये लिखते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को फिर से सुनना, क्या कहा इसने, कहा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो के या फिर किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स को या कुछ एलिमेंट्स को हमने सम ऑफ 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स लिख दिया है तो ये डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। अगर 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा है तो ये डिटर्मिनेंट हमारा बन जाएगा सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, और अगर यहाँ 2 के बजाय 3 सम्स के फॉर्म में लिखते तो ये डिटर्मिनेंट सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स हमारे पास बन जाता। तो अब देखो लिखना कैसे है इसको, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे इसका x y z, सेकेंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। ऐसे ही अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में ये सेकेंड वाली टर्म लिख देंगे हम एज इट इज़ y z x y z a b c। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस थे। क्लियर। अब देखो फोर्थ में एक बार और कर लेते हैं, रो या कॉलम की बजाय रो में भी ऐसा ही हो सकता है। जैसे अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ x प्लस y प्लस z प्लस x, और बाकी दोनों कुछ भी लिख दूँ मैं रो a b c, तो इस डिटर्मिनेंट को भी मैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये और फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आ जाएगी, मतलब x यहाँ से फर्स्ट टर्म y और यहाँ से फर्स्ट टर्म z, x y z a b c, ये तो हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म आ जाएंगे y z और x y और z।
और थर्ड रो एज इट इज़ ABC। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5th। अब हम डिस्कस करेंगे 6th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या कहता है वो। ये थोड़ी सी पढ़ने में थोड़ी अजीब लगेगी, बट एक बार अगर समझ आ जाएगी तो बहुत सिंपल ही है ये भी। अब देखो 6th प्रॉपर्टी में 5th तक हम कर चुके हैं। 6th में उसने क्या कहा, ये थी हमारी 6th नंबर की प्रॉपर्टी। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, अब जैसे जैसे इसने पढ़ा है ना, एनी रो मतलब मैंने लिख ली R1, एनी रो और कॉलम कोई भी हो सकती है, रो लूँ मैं या कॉलम लूँ। मैंने ले लिया ये रो ले ली 1 2 3 R1, ठीक है। अब ये कहता है कि ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। तो इसको पीछे से पढ़ो, एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, किसी दूसरी एलिमेंट रो के एलिमेंट्स लेने हैं। मान लो मैंने एक R3 लिखी हुई है, -1 1 एंड 0, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, वो अदर रो हमने R3 लिख ली। अब इसके बाद इसको ऊपर से पढ़ो, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। अब इस रो के इक्वी मल्टीपल्स का मतलब है कि इस रो के सारे एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मान लो मैंने उसको K से कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएंगे, -K एंड 0। K की बजाय अगर मैं उसको 2 ले लूँ, K की बजाय अगर 2 लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -2 2 एंड 0, ये आ जाएगी। आप ये केस लो या ये। तो आगे देखो इसने अब फिर से क्या कहा, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ये मैंने लिया कोई भी रो, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अदर रो ये, और इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इस रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर एडिड। अब इनको ऐड कर दिया जाए, मतलब इस अदर रो के इन इक्वी मल्टीपल्स को अगर इस रो में ऐड कर दिया जाए, मतलब मेरा क्या बन जाएगा, 1 -K 2 +K और 3 +0। अगर ऐसा मैं कर दूं तब भी हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। अब देखो ये बात ऐसे लिखने से पढ़ने से शायद समझ ना भी आई हो, तो उसको फिर से देखो। मैंने यहाँ क्या किया है कि R1 में R2 के मल्टीपल्स को ऐड किया ना, सॉरी R3 के मल्टीपल्स को। तो R1 को मैं चेंज कर रही थी, कैसे किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ देखो हमने R1 में ऐड किया 1, यहाँ पे 2 में ये 2K आए, सॉरी ठीक है K ही था, ये वाला हम लेके चले थे, और 3 में 0 को, तो R1 प्लस, अब देखो R3 को किस से मल्टीप्लाई किया था हमने, K से इंटू R3। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इस ऑपरेशन को लिखेंगे तो सेम हमारे यही वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो R1 फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और यहाँ पे R3 का ये था, इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, K से, तो K की 1 से करेंगे -K, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब सेकंड एलिमेंट, R1 में सेकंड एलिमेंट है 2, उसके बाद R3 में सेकंड एलिमेंट है 1, और R3 को किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K से, तो ये K बनेगा और बीच में +9 है, तो 2 + K। ऐसे ही R3 में थर्ड एलिमेंट है 3, और R1 में थर्ड एलिमेंट है 3, और R3 में थर्ड एलिमेंट है 0, और इस 0 को किस से मल्टीप्लाई करना है, K से, और K को 0 से करेंगे तो 0। अब देखो ये ऑपरेशन लगाने के बाद और जो यहाँ पर वर्डिंग्स लिखी थी, एलिमेंट्स हमारे सेम आ गए। दैट मीन्स यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ने की बजाय हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक सिंपल वर्डिंग्स में, कि अगर किसी रो में, मान लो R1 में किसी रो में किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट हमारा अनचेंज्ड रहेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। मतलब ये कहता है कि R1 में अगर मैं R2 का कोई स्केलर मल्टीपल ऐड कर दूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी अनचेंज्ड रहेगी। इसको एक एग्जांपल के साथ करेंगे, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा।
हमने लिया डेल को इज इक्वल्स टू 1 3 4 1, ये ले लिया। ये डेल हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 को 1 से क्या 1 माइनस साइन पुट करेंगे, 4 को किससे करें 3 से 12, ये कितना आ गया हमारा -1। अब ये कहता है कि इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मान लो मैं इसको R1 से ही कर देती हूँ, R1 में मुझे R2 का कोई स्केलर नंबर ऐड करना है, मतलब ये करना है, मैं इसको K ही लिख देती हूँ। R1 में R2 का कोई मल्टीपल ऐड करना है तो ऑपरेशन हमारा ऐसे लगेगा, क्योंकि हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस KR2। तो ये ऑपरेशन लगने के बाद भी जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो इसी के इक्वल होगा। अब देखो पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं इस डिटर्मिनेंट में, R1 को चेंज किया है ना, तो पहले तो R1 के मैंने ये लिख लिया एलिमेंट्स, R2 को K से मल्टीप्लाई करना है तो 4 को क्या K से, यहाँ 1 को करेंगे K से, और अब हमने क्या करना है इन दोनों को ऐड, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा 1 प्लस 4K, यहाँ से ये बन जाएगा 3 प्लस K, और सेकंड रो हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब ये जो डिटर्मिनेंट हमारा आएगा इसकी वैल्यू भी सेम यही आनी चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस 4K माइनस 4K करेंगे 3 प्लस K के साथ, 4 इंटू 3 प्लस K, 1 प्लस 4K माइनस 4K की 3 के साथ 12, और ये माइनस ये प्लस, ये माइनस 4K, देखो 4K से 4K कैंसिल आउट, 1 माइनस 12 कितना आ जाएगा -11। दैट मीन्स कि जब हम डिटर्मिनेंट में इस टाइप का ऑपरेशन लगाएं कि किसी भी रो में किसी दूसरी रो का कोई स्केलर मल्टीपल ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट हमारा सेम रहता है। इसके अलावा अगर हम ये ऑपरेशन लगाते ना, C1 इज़ रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस 5C2, इसका मतलब क्या है कि C1 में मैंने C2 के 5 टाइम्स मल्टीपल को ऐड किया है। ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू भी हमारी -11 आएगी। ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।